देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौत दोस्तों चलिए सबसे बड़ी आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया करोड़ों लोगों के समाज से नया पंगा। बताएंगे किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने 12 विधायकों को अपनी पार्टी में जैसे ही शामिल करवाया टूट गई बीजेपी में जाने वाली एक बड़ी पार्टी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद बीजेपी वालों का गांव में घुसना हो गया है दूभर। बताएंगे दो विधायकों को लोगों ने गांव से बाहर खदेड़ा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने एनडीए गठबंधन वालों के सांसदों को भी चिट्ठी लिखकर समर्थन मांगा है दोस्तों, और बहस की चुनौती दी है। बताएंगे कि इसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन बीजेपी को ले डूबेगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 27 अगस्त से महाराष्ट्र के अंदर मराठी आंदोलन लगातार जारी था दोस्तों। ऐसे में बीजेपी सरकार के द्वारा रोकने के सारे प्रयास किए गए, इसके बावजूद मराठा समाज के लोग लाखों की संख्या में महाराष्ट्र के आजाद मैदान में पहुंच गए दोस्तों, यानी मुंबई में आकर आजाद मैदान में धरना देने लगे। और बीजेपी की सरकार ने पहले 1 दिन का टाइम दिया था, फिर 2 दिन का, और इस तरीके से टाइम बढ़ाते रहे दोस्तों, क्योंकि पता था कि अगर आंदोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो बड़ा बवाल हो सकता है। इसके बाद बीजेपी की सरकार पर जोरदार दबाव बनाया गया दोस्तों। भाजपा ने कई सारे प्रतिनिधियों को भेजा मामले को सुलझाने के लिए और मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे पाटिल से बात करने के लिए दोस्तों। उसके बाद अंततः बीते दिन हाईकोर्ट के द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को कि 4 बजे तक ग्राउंड को खाली करवाओ और आंदोलन को समाप्त करवाओ, इससे लोगों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद बीजेपी सरकार पर दबाव था दोस्तों, और अपने आप को देवा भाव बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस मामले पर झुक जाते हैं दोस्तों, और मराठा समाज के लोगों से कई सारे वादे कर दिए जाते हैं। सरकार ने ऐलान किया कि जितने भी मराठा समाज के अंदर लोग हैं, जिन लोगों की योग्यता बनती है ओबीसी के तहत आरक्षण प्राप्त करने की, यानी कुनबी सर्टिफिकेट लेकर मराठा समाज के एक बड़े वर्ग को ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है दोस्तों। यानी एक तरीके से ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार कहती है कि वो ऐतिहासिक अभिलेखों का, यानी पुराने जो राजा महाराजाओं के दस्तावेज हैं उनके आधार पर तय करेगी कि कौन कौन लोग कुनबी हैं और उनको कुनबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कुनबी का मतलब दोस्तों मराठा समाज के लोग जिन जिनको कुनबी सर्टिफिकेट दिया जाएगा वे लोग ओबीसी बन जाएंगे और उनको ओबीसी आरक्षण मिलेगा। दूसरा यह कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए कई मामलों को वापस लिया गया है और मृतक और पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजे पर भी सहमति बन गई है, जबकि कुछ गजट संदर्भों पर समय सीमा के साथ अनुपालन करने का भी आश्वासन दिया गया है दोस्तों। यानी निजाम काल में 1918 में हैदराबाद गजट जारी किया गया था दोस्तों। इस गजट के अंदर मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर जनजातीय और जातीय लोगों के नाम दर्ज है। इस सबूत के आधार पर कुनबी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा दोस्तों। ऐसे में ओबीसी समुदाय भी इस मामले को लेकर मैदान में कूदा है दोस्तों, क्योंकि ओबीसी समुदाय के हक की मारामारी करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करोड़ों लोगों के समुदाय ओबीसी समुदाय ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसके बाद बीजेपी के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री है छगन भुजबल दोस्तों, जो ओबीसी समाज के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए इस बैठक में ऐलान कर दिया और चेतावनी जारी कर दी कि अगर मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है तो फिर ओबीसी समुदाय के लोग लाखों की संख्या में मुंबई आएंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे और आरक्षण का मुद्दा अब और ज्यादा गरमाने की संभावना है दोस्तों। लाखों की संख्या में मुंबई में मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओबीसी समाज के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया था। उसके बाद से ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था दोस्तों, लेकिन फिर से इसे उजागर करके कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय के लोगों को भी विरोध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है दोस्तों। और इसी पर बयान जारी करते हुए ओबीसी समुदाय के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे किसी मुख्यमंत्री या सरकार पर आरोप लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं जो नियम और कानून बोलते हैं, इसलिए अगर सरकार जिद्दी है तो उसे इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन हमने अब फैसला कर लिया है, हम भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम जिले दर जिले, तालुक दर तालुक जुलूस निकालेंगे। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम जबरदस्त विरोध करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लोग ज्यादा होशियार बन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब 2 नाव पर सवार हो चुके हैं। एक और मराठा समाज से वादा कर दिया है और दूसरी ओर ओबीसी समाज के हकों में सेंधमारी करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों, तो ओबीसी समाज के लोग भी इसका विरोध करेंगे। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों लोगों के समुदाय को अपने खिलाफ कर लिया और आने वाले दिनों के अंदर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी खेमे में एक उत्साह देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी और रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी ने सभी दलों के सांसदों को पत्र लिखा है दोस्तों। सभी पार्टियों को पत्र लिखते हुए, उनके सांसदों को लेटर लिखते हुए रेड्डी कहते हैं कि मेरा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार से है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। आगे कहते हैं अपने लेटर में कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। इसके सिवा जो नॉन इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, सब मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में मैं एनडीए गठबंधन के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, इस बात की गारंटी आपको देता हूं। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को डिबेट के लिए चुनौती दे डाली है दोस्तों। उन्होंने कहा कि आगामी 9 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले मेरे प्रतिद्वंदी इस पर कुछ बोल नहीं रहे। अगर दोनों उम्मीदवार कुछ बोलेंगे तभी तो बहस हो पाएगी और लोग समझ पाएंगे कि आखिर किसके पास संविधान को बचाने की एक दलील है, किसके पास संविधान को बचाने का एक तौर तरीका है, कौन किस तरीके से भारत के संविधान की मर्यादा का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव उनके जीवन में संविधान के साथ लंबी यात्रा का एक हिस्सा है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2025 का चुनाव भारत के हालिया इतिहास में लड़े गए सबसे निष्पक्ष, प्रतिष्ठित और मर्यादित चुनावों में से एक होगा। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा राज्य बहुसंख्यकवादी राज्य नहीं है, यानी मेजोरिटेरियन वाला स्टेट नहीं है। ये देश हमारा संविधान से चलता है, बहुसंख्यकवाद से नहीं चलता। संविधान किसी को शक्ति नहीं देता है, बल्कि संविधान लोगों की शक्ति को सीमित करता है। उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर भी टिप्पणी की है दोस्तों। यानी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार है तो खुला डिबेट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार को बुलाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस पर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है दोस्तों। बीजेपी के उम्मीदवार को लग रहा है कि कुछ भी बहस करेंगे तो इससे जस्टिस साहब को फायदा मिल जाएगा, जज साहब को फायदा मिल जाएगा, तो कुछ बोलकर नहीं चुपचाप चुनाव लड़ लेते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी वालों की स्ट्रेटजी है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि सुदर्शन रेड्डी के चैलेंज को बीजेपी का उम्मीदवार स्वीकार नहीं कर रहा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद पर अगर सीपी आनंद अपने आप को समझते हैं कि वो इसके योग्य हैं, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से बहस करें। हमारे देश के जज रहे हैं सुदर्शन रेड्डी, वो बड़ी शालीनता के साथ कई सारे मुद्दों पर बहस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर सीपी राधाकृष्णन है दोस्तों, जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। शायद यही बड़ा कारण है कि वो जज साहब से बहस करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं और चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक टाइम में तेलंगाना के अंदर बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाली पार्टी अब अलग अलग तरीके से छिन्न भिन्न होती दिखाई दे रही है दोस्तों। एक टाइम में केसीआर को सबसे बड़ा नेता तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का माना जाता था। उसके बाद केसीआर ने चुनाव जीता और लगातार 2 चुनाव में मिली जीत के बाद वो पूरी तरीके से ये बात तय करके बैठे हुए थे कि उनको अब पूरे इंडिया का नेता बनना है। इसके बाद उन्होंने टीआरएस पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस पार्टी कर दिया, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति कर दिया। और उसके बाद उनकी पार्टी का पूरी तरीके से विघटन शुरू हो गया दोस्तों। पहले रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में बीआरएस पार्टी को तेलंगाना के अंदर जोरदार शिकस्त दी गई। कांग्रेस पार्टी ने पूरी पार्टी को ही बीआरएस पार्टी को खत्म करके रख दिया दोस्तों। इसके बाद रेवंत रेड्डी के साथ लगभग 12 बीआरएस पार्टी के विधायक आ गए, यानी बार बार बीआरएस पार्टी के लोग टूट टूट कर कांग्रेस की ओर आने लगे दोस्तों, जिससे पार्टी और ज्यादा कमजोर होती चली गई। और राज्य में बीजेपी जो सपना देख रही थी कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा और बीआरएस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की भूमिका में आ जाएगी, क्योंकि जो स्थानीय वोट है जो कांग्रेस को मिलते हैं उसे बीआरएस पार्टी डिवाइड कर लेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। स्थानीय वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलने लगे और बीआरएस पार्टी धीरे धीरे करके खत्म होने की कगार पर आ गई। और आज आखिरकार बीआरएस पार्टी को ऑफिशियल तौर पर यानी आधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है कि उस पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय हो चुका है दोस्तों। दरअसल बीआरएस पार्टी ने अपनी एमएलसी के कविता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है दोस्तों। निर्णय पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की मंजूरी से उनके पार्टी विरोधी गतिविधि वाले बयान को लेकर लिया गया है दोस्तों। हाल ही के दिनों में कविता ने सार्वजनिक रूप से अपने चचेरे भाई टी हरीश राव और जे संतोष कुमार पर भ्रष्टाचार और छवि हानि के आरोप लगाए, जिससे नेतृत्व में एंटी पार्टी माना और ये कार्रवाई कर डाली दोस्तों। कुल मिलाकर के कविता पार्टी से एकदम अलग हो चुकी है, यानी कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा दोस्तों। बीआरएस पार्टी धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही है। केसीआर की तबीयत खराब है और दूसरी ओर केटीआर जो उनके बेटे हैं वो राजनीति करना नहीं चाहते, एकदम घर में बैठे रहते हैं दोस्तों। ऐसे में केटीआर और केसीआर के बाद के कविता थी जो पार्टी को संभाल सकती थी, लेकिन अब उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखते हैं आगे क्या फैसला के कविता लेती है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर के कविता के समर्थकों ने भी निलंबन को लेकर जोरदार विरोध किया है दोस्तों। आपको बता दें
कि उनके आवास के बाहर भारी संख्या में समर्थक पहुंच गए और तेलंगाना जागृति की युवा उपाध्यक्ष रवि राठौड़ के नेतृत्व में निंदा करते हुए विरोध किया गया दोस्तों। इसे अन्याय बताया गया। जिस तरीके से उन्हें निलंबित किया गया वो बिल्कुल गलत है और कहने लगे कि हम इसकी निंदा करते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए हैं दोस्तों। इस तरीके के हंगामे से लग नहीं रहा कि कुछ खास यहां पर होने वाला है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव पूरी पार्टी को अपने पिता से अपनी ओर ले जा सकते हैं तो वो अखिलेश यादव का खुद का नेतृत्व था। लेकिन के कविता से ऐसी उम्मीद करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे करके पार्टी में या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं से के कविता समर्थन जरूर जुटा रही है, लेकिन कहां तक उनको सफलता मिलेगी पार्टी का पूरा तस्वीर बदलने का और अपने पिता के विरासत पर दावा करने का दोस्तों, ये कह पाना काफी मुश्किल है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सेना की ओर से बीजेपी शासित राज्य में बंगला भाषी प्रवासी श्रमिकों पर कथित अत्याचार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बनाए गए मंच को हटाए जाने के एक दिन के बाद कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में सेना के एक ट्रक को रोक लिया दोस्तों, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना लगभग 11 बजे मध्य कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग के पास का है, जहां पर अधिकारियों ने दावा किया कि वाहन बड़ी तेजी से गुजर रहा था, जिसको रोका गया क्योंकि मोड़ लेते समय एक बड़ा हादसा हो सकता था और इसीलिए रोक दिया गया। और पुलिस ने यह कार्रवाई सेना से कुछ पुराने मामलों को लेकर नहीं की है, यानी ममता बनर्जी की पार्टी का जो मंच हटा दिया गया था सेना के द्वारा, उसका बदला निकालने के लिए ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ऐसा किया गया है। हालांकि दोस्तों इसे लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी पहुंची थी जहां पर सेना के द्वारा टेंट हटा दिया गया था दोस्तों। सेना ने कहा था कि उनसे कोई परमिशन नहीं लिया गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के लोग दावा कर रहे थे कि परमिशन लिया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं दोस्तों। हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें थाने लेकर आ रही थी, तभी पठान माजरा में उनके साथियों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया दोस्तों। पठान माजरा और उनके साथी एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर में फरार हो गए, जिनसे पुलिस ने फॉर्च्यूनर को तो पहले पकड़ लिया, लेकिन पुलिस की टीम अब स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी। पठानकोट माजरा ने एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाया था दोस्तों। कहा था कि पंजाब पुलिस ने मेरी पूर्व पत्नी से जुड़े एक पुराने मामले में दुष्कर्म का केस दर्ज किया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की टीम हारने के बाद अब पंजाब में हावी हो गई है, इसीलिए विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। पंजाब के पटियाला जिले के सनौर हल्के से विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पुलिस ने हरियाणा के करनाल के गांव डबरी से गिरफ्तार किया था दोस्तों। इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करने के बाद यह कार्रवाई हुई है, सवाल तो खड़े होते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी अपने विधायक को ही फंसाने की कोशिश कर रही है, जैसा उनका ही विधायक उन पर आरोप लगा रहा है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि राहुल गांधी के दौरे के बाद आखिर बिहार में हुआ क्या, इससे क्या तस्वीर बदल गई, तो उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। खबर यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों। भागलपुर जिले के कहलगांव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। पवन यादव जब गाँव में पहुंचे तो गाँव वालों ने पूछा कि आपने तो रोड का विकास नहीं किया, रोड नहीं बनवाया और यहाँ पर आकर आप नेम प्लेट लगा रहे हैं, शिलापट लगाकर उस पर लिखा हुआ है कि रोड तो बन गया है, लेकिन ये तो झूठ है, रोड तो अभी बनना भी शुरू नहीं हुआ। तो इस पर विधायक ने उल्टी सीधी बातें युवक को बोलनी शुरू कर दी दोस्तों। इसके बाद युवक ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, तो उसके बाद माहौल गर्मा गर्मी वाला हो गया और स्थानीय लोगों की ओर से विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गांव से भगाया गया दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के नेता जैसे तैसे गांव से निकलकर भाग गए दोस्तों, यानी एक तरीके से बचकर निकल गए, क्योंकि उनको पता है कि जनता दल यूनाइटेड ने किस तरीके से अपने एक नेता श्रवण कुमार को भेजा था, तो उनका विरोध हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों गांव गांव में यही हाल है। लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों से पूछ रहे हैं कि आपने 20 साल में किया क्या है। इनके पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि लोगों में गुस्सा भी काफी ज्यादा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में बिहार के मधुबनी जिला में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर को विरोध का सामना करना पड़ा दोस्तों। जब वो अपने क्षेत्र में गए लोगों से मुलाकात करने के लिए, तो मधुबनी की जनता ने बीजेपी के विधायक को घेर लिया दोस्तों और सवाल पूछने लगे, जिसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था और जैसे तैसे वो जान बचाकर यहां से निकले हैं दोस्तों। पुलिस कर्मियों को इस मामले पर दखल देना पड़ा है। तो अब ये हाल हो चुका है एनडीए गठबंधन के लोगों का, खासकर विधायकों का दोस्तों, जो जवाब नहीं दे पा रहे कि उनकी सरकार ने 20 साल में किया क्या है। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी अकाउंटेबिलिटी एक एक नेताओं की तय होगी और आने वाले दिनों के अंदर जो लोग सोच रहे हैं कि पूरा चुनाव इमोशन पर हो जाएगा, कि नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी के मंच से किसी अनजान व्यक्ति ने गाली दे दी, उसी के इर्द गिर्द चुनाव हो जाएगा, उनके लिए ये भारी मिस्टेक है दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग कितना भी ट्राई कर ले, अब इमोशनल मुद्दे नहीं चलेंगे, जनता सवाल डायरेक्ट पूछ रही है, तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को लेकर निशाना साधा है। दोस्तों, मदनी जी के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर निराधार दावों की आलोचना का दावा करते वो कहते हैं कि मदनी का रुतबा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समय तक था, अब कांग्रेस के बिना उनकी कोई कीमत नहीं बची है। और बीजेपी का नेता हिमंत बिस्वा शर्मा कहता है चेतावनी देते हुए कि अगर वे ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे तो मैं उन्हें जेल में भेज दूंगा। यानी दोस्तों, महमूद मदनी की ओर से कहा गया था कि सोनिया गांधी जी से मैंने पहले ही कहा था कि असम के अंदर इस व्यक्ति को आप मंत्री मत बनाइए और बड़े पोस्ट पर मत रखिए, इसे कांग्रेस से बाहर करिए, ये खतरनाक साबित होकर वैसा ही हुआ। इसके बाद दोस्तों, मदनी जी के बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में भेजने की धमकी दे रहे हैं। दो शब्द बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा के बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नरेंद्र मोदी को लेकर उल्टे बयान पर अब जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था दोस्तों, उस पर आज सुनवाई होने वाली है। एक शिकायत दी गई जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। दोस्तों, इस पर आज सुनवाई होने वाली है। पटना के कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, देखते हैं अदालत की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। अभी तो काफी शुरुआत है और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है दोस्तों कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता का हाथ है। ये अपने आप हुई एक घटना है जिसे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खुद ही रोका दोस्तों, वरना वो लगातार गाली दिए जा रहा था। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर लगातार बातचीत जारी रहे ताकि चुनाव आते आते सारे मुद्दों को एक तरफ करके केवल यही बोला जाए कि नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया था, इसी बात पर आप लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ वोट करिए और बीजेपी को वोट दीजिए। लेकिन जनता को पता है कि ये सारे मुद्दे अचानक से कैसे सामने आ जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गाली गलौज की दोस्तों, उसको 24 घंटे के भीतर उठा लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया, पार्टी के सारे लोग एक साथ खड़े थे, इंडिया गठबंधन ने भी खंडन किया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग बार बार इस मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक बयान जारी किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मेरी मां को बीजेपी के प्रवक्ता ने टीवी पर गाली दी, आज तक मोदी जी उस पर चुपचाप बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ दोस्तों, जिन्हें खुलेआम टीवी पर उल्टी सीधी बातें, यहां तक कि डायरेक्ट गाली दी थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की माता को दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी नेता ने इसका खंडन नहीं किया और ये नहीं बोला कि यह पूरे महिला समाज का अपमान है। यहां तक कि दोस्तों एकदम ऑन कैमरा बोला गया था, न्यूज चैनल के डिबेट के दौरान बोला गया था दोस्तों, और भाजपा के उस प्रवक्ता पर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ। सोचिए किस लेवल पर बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों के माता पिता के अपमान पर कोई एक्शन नहीं लेते और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी वाले बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से माफी मांगने लगे, जबकि कांग्रेस पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं है दोस्तों। कांग्रेस ने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी का व्यक्ति नहीं बल्कि कोई ऐसे अनजान व्यक्ति बताया है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है जिसने गाली दिया था, लेकिन अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन की बिहार में हुई यात्रा में मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब कई सारे न्यूज चैनल वाले झूठे भ्रम फैला रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 90 सीटों की डिमांड बिहार के अंदर कर रही है, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है दोस्तों। केवल तुक्केबाजी करते हुए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर आपसी कलेश कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी पहले ही इंडिया गठबंधन से इतर एनडीए में बवाल खड़ा कर चुके हैं और इसीलिए आज अमित शाह ने बैठक बुलाई है दोस्तों। जो भी जानकारी उससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन अब और कितना एकजुट दिखाई दे, उन्होंने एक साथ मिलकर यात्रा कर डाली और एक कहीं भी कुछ भी पार्टी में टूट फूट की कोई खबर नहीं थी, सारे नेता एकजुट होकर लोगों के अधिकार की बातें कर रहे थे। एनडीए वालों को भी थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए और ऐसा करके दिखाना चाहिए, तब माना जाएगा कि एनडीए गठबंधन आपस में एकजुट है। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों के दोनों गठबंधन को कमजोर करते हुए अपने अपनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश की राजनीति में विदिशा के अंदर एक बार फिर से ऐसा बवाल हुआ कि मामला काफी सुर्खियों में रहा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के तहत आयोजन कराया दोस्तों, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुलकर बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा। इस रैली के दौरान जिले भर से भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की यह रैली विदिशा के माधवगंज चौराहे पर शुरू होकर कोतवाली तक पहुंची। कोतवाली पर ज्ञापन सौंपने के साथ ही इस रैली का समापन किया गया दोस्तों। रैली के दौरान सड़कों पर कांग्रेस के झंडे लहराए नारेबाजी चल रही थी और कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने दो टूक स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन और पूरा के पूरा कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ाई लड़ने को तैयार है, बिल्कुल भी बैकफुट जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगातार आगे भी इसी तरीके से डंके की चोट पर गूंजता रहेगा बिना किसी हिचकिचाहट के। साथ साथ दोस्तों
संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पवन खेड़ा ने और उन्होंने कहा था कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 89 लाख शिकायतें दी थी, लेकिन एक भी शिकायत पर कोई काम नहीं किया गया। तो चुनाव आयोग ने कहा कि सही तरीके से शिकायत नहीं दी गई थी। इसके बाद दोस्तों पवन खेड़ा को दो वोटर आईडी कार्ड होने के मामले में नोटिस दिया गया है और 8 सितंबर तक 11 बजे तक जवाब देने के लिए बोला गया है। इससे पहले तेजस्वी यादव जब सवाल खड़ा कर रहे थे दोस्तों, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे थे। बाद में चुनाव आयोग की ओर से उनको भी 2 वोटर आईडी कार्ड होने पर नोटिस भेजा गया दोस्तों। हालांकि बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन क्योंकि मीडिया में न्यूज बनानी है तो इस तरीके से नोटिस देते हैं दोस्तों, ताकि पूरी तरीके से माहौल बनाया जाए कि चुनाव आयोग भी कार्रवाई कर रहा है। इसीलिए शायद इनको भी, खेड़ा जी को भी दिया गया है नोटिस। देखते हैं इस पर आगे क्या जानकारी आती है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों पवन खेड़ा ने इस पर जवाब दिया है दोस्तों। पवन खेड़ा कहते हैं कि नई दिल्ली जिला चुनाव कार्यालय ने मुझे नोटिस जारी किया है। यह एक उदाहरण है कि कैसे चुनाव आयोग सत्ताधारी शासन का साथ देती है। हमारी वोट चोरी की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन विपक्षी नेताओं पर तुरंत कार्रवाई होती है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर उजागर किए, लेकिन उस पर आयोग ने एक भी नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और अब मुझे नोटिस भेज रहे हैं। यानी दोस्तों सवाल तो एकदम जेन्युइन है। जब राहुल गांधी ने विद डॉक्यूमेंट बताया कि ये डुप्लीकेट वोटर इन पर कार्रवाई कीजिए, तो वहां पर जू नहीं रेंग रही है दोस्तों। लेकिन यहां पर पवन खेड़ा को नोटिस आ गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये नोटिसबाजी बंद करके चुनाव आयोग को वाकई सही से काम करना चाहिए और अपनी छवि बचानी चाहिए जो लगातार जनता के बीच में खराब होती जा रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।